बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो मैं खुश आमदीद। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम। किस्त नंबर 38 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम साथ आपको बर वक्त मिलती रहें। नावल कैसा लग रहा है इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। खारी ज़िंदगी के खूबसूरत रंगों से वाक़फ़ियत हासिल करने के बाद इन्हें बरतने का सलीक़ा सीख रहा था। किस खाने में कौन सा रंग, किस रंग का जोड़ कौन से रंग के साथ बनता है, इसे यह फ़न सीखने में मज़ा आ रहा था। इसे अपने कमरे में बजती चूड़ियों की आवाज़, हंसी और सरगोशी की खनकार और खुशबुओं का छिड़काव सब अच्छे लगते थे। सादिया, जिसे खुद ज़िंदगी बरतने का सलीका नहीं था, रातों रात खारी की उस्ताद बन गई थी। स्कूल में गुजरे आखिरी एक साल के तजर्बे सादिया के साथ साथ खारी के भी रहनुमा बन रहे थे। वो खारी को स्कूल की इन लड़कियों के किस्से सुनाती जिनके अपने किसी कज़न, किसी महल्लेदार, किसी रिश्तेदार से माशके चल रहे थे। खारी की आंखें ऐसे किस्से सुनकर फैलती जाती। सादिया बाऊ, ये तो गुनाह होता है, वो बेसाख्ता कहता। लोगों को कोई नहीं लगता गुनाह शुना। वो ऐसे कहती जैसे कोई बहुत बड़ी उम्र की सियानी खातून तबसरा कर रही हो। मुझे पूरा फार्म हाउस तो दिखाओ, एक एक कमरा, एक एक हिस्सा। वो अठला कर फरमाइश करती और वो यूं सर हिलाता जैसे कह रहा हो सब दिखाऊंगा। मगर कुछ दिन बाद, ये कितनी भोली और मासूम है, इसको ये नहीं समझ लग रही कि मैं फार्म हाउस का मालिक नहीं हूँ, मैं तो इधर चाकरी करता हूँ। वो दिल में सोचता, सारा कसूर ही चौधरी साहब का है। उन्होंने बढ़ चढ़ कर शादी में खर्चा किया। शादी के धूम धड़के को देखकर इस बेचारी का दिमाग आसमान पर चढ़ता ही है। खैर, मैं इसको होते होते समझा दूंगा कि हमने इधर चाकरी करनी है, मालकी नहीं। पर अभी समझाऊंगा तो पता नहीं इसका दिल टूट जाएगा। इसके दिल में सादिया के लिए मोहब्बत उमड़ती। यार, यह मोहब्बत भी क्या शय है। कभी वो डेयरी फार्म पर खड़ा अपनी पसंदीदा विलायती भूरी भैंस को मुखातिब करके कहता, कैसे तेरे साथ मोहब्बत के दर्जे से उठकर सादिया से मोहब्बत के दर्जे तक छलांग लगा दी। इफ्तिखार अहमद ने, होती तो ये अच्छी चीज़ है लेकिन होती बहुत सख्त है। वो भूरी भैंस के जिस्म पर हाथ फेरते हुए सोचता, पहले मैं इधर आता था तो सारा दिन काम में लगा रहता था, कभी कहीं और जाने का ख्याल नहीं आता था, लेकिन अब इधर आता हूँ तो दिल चाहता है कि जल्दी से काम ख़त्म करूं और वापस सादिया के पास उड़कर चला जाऊं। वो सोचता और फिर अपनी ही सोच पर सर झटक कर हंस देता। ज़िंदगी की अहमियत बदल गई थी। जानवरों को चारा कतरते हुए, इनको चारा डालते हुए, दूध धोते हुए, सब्जियां और फलों की चुनाई करते हुए, इन्हें ट्रकों पर लोड करवाते हुए इसका दिमाग और ध्यान सादिया की तरफ ही रहता। वो क्या कर रही होगी, न जाने इसने कुछ खाया कि नहीं, कहीं वो उदास ना हो रही हो, कहीं मेरी अदम मौजूदगी में से कोई कुछ कह ना दे। मैंने हर हाल में सादिया को दूध, मक्खन और घी खाते पीने की आदत डालनी है। ये क्या बात हुई कि चीज़ों की इतनी फरामानी हो और सादिया इन्हें इस्तेमाल ना करे। चौधरी साहब ने तो कभी पलट के पूछा भी नहीं कि कहाँ और कितना लगा। जब ये सलाम सारे मुलाजिम ऐश कर सकते हैं इन चीज़ों पर तो सादिया क्यों नहीं। वो दिन भर उल्टी सीधी बातें सोचता, बेदिली से अपना काम निपटाने में मसरूफ़ रहता और जैसे ही ज़रा फुर्सत मिलती, मुशीर भिजवाए जाने वाले फूलों के ढेर में से एक खुशनुमा खुशबूदार फूल टहनी समेत चुनता और खलकत से छुपाता। चोरों की तरह दबे पाँव चलता अपने कमरे की तरफ खिसक आता। सादिया के लिए हर रोज़ नए रंग, नई शक्ल और नई तरह के खुशबू वाला फूल ले जाना इसकी आदत बनती जा रही थी। एक जीते जागते इंसान की तरह सच्चे और मजबूत ताल्लुक़ के एहसास ने खारी की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया था। इन्हीं मशगलों में मशगूल करीब था कि खारी अपनी ज़िंदगी में मौजूद हर दूसरे शख्स से लाताल्लुक़ और बेनियाज हो जाता कि इसे रापा राबिया की तरफ से बुलावा आ गया। इस बुलावे ने कई दिन पीछे खारी को सादिया के अलावा किसी और की याद दिलाई थी। अपनी फितरी सादा लूही और मुरावत के ज़ेर असर वो दिल में शर्मिंदा हो गया। क्या कहती होंगी बहन जी, खारी का ज़र्फ़ कितना छोटा निकला। मौलवी साहब और बहन जी इनके इतने दिनों से खबर तक नहीं ली। लेकिन अजीब बात है कि मैंने कभी सादिया की ज़ुबान से इसके माँ बाप का नाम तक नहीं सुना। मुझे शक है
کہ اس کے اندر کوئی بڑی گہری بات ہے۔ چلو جو بھی بات ہے سعدیہ جانے اور اس کے والدین جانے۔ بہن جی میری استاد ہیں، میں نے ان کی بات سن رہا ہوں، ساتھ ان کو سلام کر رہا ہوں۔ اس نے فیصلہ کیا اور دودھ والی گاڑی کو رخصت کرتے ہی سیدھا آپا رابعہ کی طرف چلا آیا۔ میں آپ کو کس طرح بھول سکتا ہوں بہن جی؟ آپا رابعہ کے قلعہ پر شرمندہ ہوتے ہوئے اس نے سر جھکا کر کہا، آپ تو میری استاد ہو، سیدھی راہ پر ڈالنے والی ہو۔ مجھے اور میرا آپ کا تعلق ماں پتر والا ہے۔ یہ جو نیا رشتہ بن گیا ہے یہ بات کی بات ہے۔ ماں پتر کا استاد شاگرد کا رشتہ پرانا ہے، اس نے رشتے سے کہیں اوپر ہے۔ اس نے شرمندگی کے گہرے احساس سے مغلوب ہوتے ہوئے کہا۔ آپا رابعہ کے گھر آ کر بہت دنوں بعد اسے لگ رہا تھا کہ وہ پہلے جیسا کھاری بن گیا تھا۔ ذہن اور دل جو ہر وقت سعدیہ کے خیال میں غرق رہتے تھے اس خیال سے وقتی طور پر آزاد ہو گئے تھے۔ اصولاً تو مجھے تمہیں اور سعدیہ کو ادھر رہنے کے لیے بلانا چاہیے تھا، آپا رابعہ نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، لیکن تم دیکھ رہے ہو گھر کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ مجھ میں اب اتنا دم نہیں رہا کہ پلک جھپک سب کچھ ٹھیک کر دوں۔ آہستہ آہستہ لگی ہوئی ہوں گھر کو ٹھیک کرنے میں۔ جب سب چیزیں درست اور اپنے ٹھکانے پر آ جائیں گی تو تم دونوں کو بلاؤں گی اور یہاں رکھوں گی چند دن۔ ابھی تم جانو کہاں یہ ہمارا گھر اور کہاں تم لوگوں کی رہائش۔ تم دونوں یہاں آ کر تنگی محسوس کرو گے، آپا رابعہ نے سادگی سے کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بہن جی، ہم کون سے لاٹ صاحب کی اولاد ہیں جو یہاں تنگ ہوں گے؟ ایک حساب سے تو یہ اپنا گھر ہے جو مولوی صاحب کے کام کے بدلے ملا ہے، باقی ہم جہاں رہتے ہیں وہ تو مالکوں کی مرضی کا ٹھکانہ ہے۔ جب تک ان کو راضی رکھا وہاں پر رہے جاؤ، جب وہ ناراض ہو گئے تو چلو جی اپنا بوریا بستر باندھ لو۔ خالی نے اداس ہوتی آپا رابعہ کو اپنے تئیں خوش کرنے کی کوشش کی۔ میں کہیں نہ کہیں گئے پھر بھی محتم فکر مت کرو، آپا رابعہ نے اسے تسلی دی۔ یہ بتاؤ تم خوش ہو؟ انہوں نے غور سے کھاری کی طرف دیکھا، خوشی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ بہن جی سچی گل تو یہ ہے کہ میں تو خوش ہونا ابھی سیکھا ہوں، پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ خوش ہونا کیسا ہوتا ہے۔ میں تو بہت کم عقل اور بیوقوف تھا۔ زندگی کا محور بہت محدود ہے نا تمہارا، اس لیے اتنی جلدی خوش ہو گئے ہو، آپا رابعہ نے کہا۔ میری دعا ہے کہ تمہاری خوشی ہمیشہ قائم رہے۔ میں نہیں جانتا بہن جی کل کیا ہونا ہے، میں نے کہا نا میری عقل کم ہے اور میری نظر زیادہ دور تک نہیں جاتی، کھاری نے سادگی سے اعتراف کیا۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کھاری، تم نے زندگی میں حقیقی خوشی کبھی نہیں دیکھی، اس لیے اس خوشی کے چوہے دان کے قابو آ گئے ہو۔ چوہے دان کی گھٹن محسوس ہونے اور بڑھنے لگی ہو تو پھر تمہارا جیسا بندہ کیا کرے گا؟ مجھے یہ سوچ سوچ کر ہول اٹھتا ہے۔ آپا رابعہ نے یہ بات سوچی مگر کہی نہیں۔ سعدیہ کیسی ہے؟ ان کی زبان پر یہ سوال کئی بار آیا مگر انہوں نے اسے لفظوں میں نہیں پوچھا۔ عجیب سی بات تھی، وہ اور کھاری ادھر ادھر کی باتوں میں شعوری کوشش کرتے ہوئے سعدیہ کا ذکر نہیں آنے دے رہے تھے۔ سعدیہ نے بہن جی سے جو باغیانہ گفتگو کی ان کے لیے جیسا ان کا حقارت آمیز لہجہ ہوتا ہے، میرا نہیں خیال مجھے آج سعدیہ کے بارے میں کوئی بات کرنی چاہیے۔ کھاری نے اپنے تئیں سوچا تھا میں نے اس سے سعدیہ کے متعلق پوچھا تو نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے میرا بھرا دل بہہ نکلے گا اور میرے سے ایسی باتیں ادا ہو جائیں گی جو اس کی چند روز پہلے شروع ہوئی خوشیوں میں زہر گھول دیں گی۔ مجھے سعدیہ کے موضوع پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے، آپا رابعہ نے فیصلہ کر رکھا تھا، اس لیے کھاری اور آپا رابعہ کے ان کی گفتگو کے دوران سعدیہ کا ذکر نہیں آیا۔ آپا رابعہ اس کی سپارہ باقاعدگی سے پڑھنے کی تلقین کرتی رہیں اور اپنے کام میں دل لگانے کی نصیحت بھی۔ کھاری نے آپا رابعہ کی نصیحتوں پر ہوں ہاں کرتے ہوئے ایک دو بار انہیں غور سے دیکھا، وہ صاف پریشان اور وحشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے اب تم جاؤ، تمہارے کام کے رکے ہوئے ہوں گے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد آپا رابعہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بہن جی۔ کھاری نے آپا رابعہ کا ہاتھ اپنے سر سے اتار کر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر جو بات ہے وہ آپ کہہ کیوں نہیں دیتی؟ آپ کے دل پر جو بوجھ ہے اسے دل میں کیوں رکھے بیٹھی ہیں؟ آپا رابعہ نے رد عمل میں اپنا ہاتھ تیزی سے کھاری کے ہاتھ سے چھڑایا۔ بیٹا بنایا ہے تو بیٹا سمجھیں بھی۔ کھاری نے ان کا ہاتھ دوبارہ پکڑتے ہوئے کہا۔ آپا رابعہ نے نظریں اٹھا کر اسے یوں دیکھا جیسے پوچھ رہی ہوں، کیا میں تمہاری بات کا یقین کر لوں؟
आप आजमा के तो देखो एक बार, खारी ने को यकीन दिलाने के अंदाज में कहा। आपा राबिया ने आदतन दुपट्टे का पल्लू अपने चेहरे पर फेरा और सर पर ओढ़ा। दुपट्टा एक बार उतार कर दोबारा सर पर ओढ़ा। बात बताएं बहन जी, खारी ने हौसला देते हुए कहा। खारी, तुम्हारी शादी पर बाहर से जो मेहमान आए थे वो कौन थे? आपा राबिया की समझ में आ रहा था ये बात शुरू कहाँ से करें। वो जो जापान से आए थे। खारी कुछ ना समझते हुए बोला, जापान से आए थे? आपा राबिया ने हैरत से कहा। कौन से मेहमान बहन जी? खारी ने संभल कर बैठते हुए कहा। जो मेरा यार दोस्त आया था, जापानी खरगोश, वो नहीं, जो चौधरी साहब का मेहमान था, वो जो बाद में भी इधर ही था। चौधरी साहब का मेहमान? खारी ने सर गुजाते हुए याद करने की कोशिश की। महनूर बाजी, वो दा भाई। कुछ याद आने पर इसने आपा राबे की तरफ सवालिया अंदाज में देखते हुए कहा। वो महानूर का भाई था? आपा राबे को जैसे शौक लगा था। बाऊ सलमान? खारी ने सोचते और गौर से करते हुए पूछा। कोई और भी मेहमान था इन लोगों के अलावा? हूँ। खारी को फौरी तौर पर याद नहीं आ रहा था। ओ होए, फिर इसने सर पर चपट लगाते हुए हंस कर कहा। साद साहब, बाऊ साद, इसकी बात कर रही हैं ना आप? इसने आपा राबे की तरफ देखा। वो कौन है साद? आपा राबिया ने पूछा। वो महानूर बाजी के फ्रेंड हैं। महानूर का फ्रेंड? आपा राबिया को दूसरा शौक लगा। ओए बहन जी, बड़े लोगों में लड़के और लड़कियां आपस में दोस्त होते हैं। खारी आपा राबिया के चौंकने पर हंस कर बोला। अच्छा। आपा राबिया ने कुछ सोचते हुए कहा। कुछ पता है ये लड़का कौन है? इसका आगा पीछा क्या है? बड़े कोई अमीर लोग हैं जनाब। खारी ने संजीदा सा चेहरा बनाकर कहा। इसके चेहरे पर जैसे साद की इमारत की हैबियत तारी थी, पर बंदा बड़ा आजिज है। इसके साथ बैठे बंदे को एहसास ही नहीं होता कि कोई बड़ा बंदा है। खारी ने इधर उधर देखते हुए यूँ सरगोशी की जैसे किसी के सुन लेने का डर हो। इसकी आवाज़ भी कमाल है, इतना प्यारा और दिल है, दिल से गाता है कि क्या बताऊँ। खारी खारी की बात सुनकर आपा राबे का जिस्म जैसे झटकों की जद में आ गया था। इसका पता लगाओ, वो कौन है? इसका बाप कौन है? वो कहाँ से आया है? वो शिद्दत जज्बात से रोने लगी थी। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, उन्होंने खारी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे इसके आगे पीछे की कोई खबर ला दो। ओ बस बहन जी, बस। खारी ने तेजी से आपा राबे के जुड़े हुए हाथ पकड़ते हुए कहा। तुसी हुक्म करो, मैं सारा पता कर देता हूँ, मगर ये तो बताएं बात क्या है? आपा राबे ने मतोरम आंखों से खारी को देखा। रोते हुए इनका दुपट्टा सर से उतर गया था। इनके खिचड़ी बाल बिखर गए थे। साफ लग रहा था उन्होंने कई दिन से बालों में कंघी नहीं की थी। मेरे दिल पर बड़ा बोझ है खारी, बरसों का जमा जमा किया हुआ भारी बोझ। उन्होंने बदवक्त अल्फाज अदा किए थे। मेरे दिल पर बड़ा बोझ है खारी, उतार दो बोझ, मुझे दे दें अपना सारा बोझ। बेटा बना हूँ तो बनकर दिखाऊंगा। आपा तुम्हारे सीने में इतनी वसअत है कि मेरे दिल का बोझ इसमें यूँ समा सके कि किसी दूसरे को कानों कान खबर हो ना हो। तुम्हारी शानों में इतनी हिम्मत है कि इसका बोझ को साथ लिए फिरो और किसी दूसरे को पता ना चले। आपा राबिया ने सरगोशी में पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह। खारी ने सीने पर हाथ मारते हुए सर झुकाकर कहा। आपा राबिया ने एक बार खारी को बेयकीनी से देखा। वो अभी तक सीने पर हाथ रखे बैठा था। आपा राबिया ने इससे आगे मजीद सोचे और देखे बगैर बोलना शुरू किया। इनका सामने इफ्तिखार अहमद उर्फ खारी मबूहत बैठा इनकी दास्तान तिलसम होश और रुबा सुन रहा था। फातिमा ने टाट की बोरी का सिला हुआ मुंह कैंची से काट कर खोला और बोरी के अंदर झांक कर देखा। बोरी इन अनगिनत पुराने जराइद से भरी पड़ी थी। उन्होंने सबसे ऊपर रखा रिसाला निकाला। ये एक रिसाला नहीं था, बल्कि एक कवर के अंदर किसी पुराने सन के 12 महीनों के 12 शुमार सिले हुए थे। फातिमा ने ऊपर का कवर खोलकर पहला पर्चा देखना शुरू किया। पुराने हो जाने की वजह से पर्चे के सफ़ात जर्द पड़ चुके थे और इनमें बोसीदगी भी आ चुकी थी। 2-3 सफ़ात पलटने के बाद फातिमा के नथनों से बोसीदगी की बू टकराने के बायस छींकों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन वो इन पुराने शुमारों में यूं खो गई थी कि इन्हें एलर्जी, छींकों और नाक सूख होने का एहसास नहीं हो रहा था। शाम ढले जब वो एक तवील मुताले के बाद
अपने कमरे से निकली तो डाइनिंग टेबल के सतह पर कपड़ा फेर कर इस पर गिरा पानी खुश्क करती खदीजा ने देखा फातिमा की नाक और आंखें सुर्ख हो रही थी और इन पर सूजन भी नुमाया थी। हैं, तुम्हें क्या हुआ? बैठे बिठाए उन्होंने रुमाल नाक पर रखकर मुसलसल छींके मारती फातिमा से कहा, कुछ नहीं, शायद फिजा में पोलन बढ़ रहा है। उन्होंने रुमाल से नाक रगड़ते हुए कहा, पोलन बढ़ रहा है? खदीजा ने डाइनिंग रूम की खिड़की से बाहर का मंजर देखते हुए कहा, पोलन का मौसम तो गुजर चुका। उन्होंने हैरत से फातिमा की तरफ देखा। अच्छा। वो नाक पर रुमाल रखकर छींकने के बाद बोली, मुझे शायद अब असर कर रहा है। जाता पोलन, कोई एंटी एलर्जी खा लो फौरन, तुम्हारा खासा बुरा हाल है, खदीजा ने कहा और वाश बेसन पर हाथ धोने लगी। हाँ, ले लेती हूँ, फातिमा ने होले से सर हिलाया। एंटी एलर्जी लेने से वक्त पहले नींद आने लगेगी और मुझे तो अभी साथ को ज़रूरी कॉल करनी है। 3-4 बार इसे कॉल कर चुकी हूँ, इसे अटेंड नहीं की। वो सोच रही थी तुम्हारा फ़ोन बज रहा है शायद। खदीजा की आवाज़ ने इन्हें इनकी सोच से चौंकाया। कमरे में रख आई हूँ फ़ोन। ओह हाँ, उन्होंने कहा और अपने कमरे की तरफ चल दी। इनका सेल फोन इनकी बेड साइड पर रखा था और इसकी स्क्रीन पर जलती बुझती रोशनी में 7 कालिंग के अल्फाज नुमायां हो रहे थे। तुम्हारे यहाँ क़याम के दौरान मैंने तुम्हारी कंपनी को बहुत इंजॉय किया। तुम्हारे साथ गुफ्तगू का मज़ा ही कुछ और है। चौधरी सरदार ने मुस्कुराते हुए साथ की तरफ देखा जो कमरे के कोने में रखे सोफे पर ढीले ढाले अंदाज में नीम दराज था। मुझे भी बहुत मज़ा आया। इसने हाथ में पकड़े सॉफ्ट ड्रिंक के टिन को हिलाते हुए कहा, जिन जिन चीज़ों को मैंने पहले कभी सरसरी मुशाहिदा किया था, इन्हें तफसील से देखने का मौका मुझे यहाँ क़याम के दौरान मिला। ये एक दिलचस्प तजर्बा था। खारी की शादी एक ज़बरदस्त मौका साबित हुई तुमसे तफसीली मुलाकात का, चौधरी साहब ने कहा। खारी की शादी, साहब ने एक बार फिर टिन को हिलाया। ज़्यादा देर फ्रीज़र में रखे हो रहने से इसका महलूल हल्की बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर चुका था और वो इसे हिला हिला कर दोबारा माया शक्ल में लाने की कोशिश कर रहा था। वैसे अंकल, एक बात तो बताएं, खारी आपको मिला कहाँ से था? आपको इसका आगा पीछा क्या कुछ मालूम नहीं है क्या? इसने चौधरी साहब की तरफ देखा। इसके आगे पीछे और आपको मिलने के मुतालिक बहुत सी मिस्ट्रीज़ हैं। यहाँ के मुख्तलिफ लोगों से सुन चुका हूँ, लेकिन आपसे यकीनन नहीं। बिल्कुल असल बात की तवक्का करता हूँ। चौधरी साहब साथ की इस बात पर होले से मुस्कुराए। इस बेचारे का आगा पीछा मालूम करने की कोशिश भी नहीं की आपने कभी? साद ने कहा, कोशिश तो मैं जब करता जब मुझे खुद मालूम ना होता। कमरे की खामोशी में चौधरी साहब का गैर मुतवक्का जवाब उभरा। क्या मतलब? साद का मशरूब का टिन हिलाता हाथ रुका। इसने हमारे तजस्सुस के टिन मेज़ पर रखा और अपनी नशिश से ज़रा आगे को खिसका। आपको मालूम था? वह हैरत से बोला। और आपने इसके माँ बाप तक पहुँचाने की कोशिश नहीं की? इसकी माँ इसे एक बस स्टेशन के टिकट घर के करीब रख कर खुद गायब हो गई थी। चौधरी साहब की आवाज़ आई। ओह, तो आपको फिर इसका आगा पीछा कैसे पता चला? अगर माँ गायब हो गई थी तो? वो किस्सा सुनने का शौकीन दिलचस्पी लेते हुए बोला, मैंने इसे बच्चे को वहाँ रखते देखा था, इसलिए। चौधरी साहब की आंखें सुकड़ कर खला में किसी नुक्ते पर जमी हुई थी, जैसे कोई पुराना मंजर इनकी नज़रों के सामने चल रहा हो। फिर साद हंस पे आदत मजीद मुतजस्सिस हुआ। आपने इस औरत का पीछा करने की कोशिश नहीं की। मैं पीछा करता या सूरत हाल समझने की कोशिश करता। जैसे ही मुझे सूरत हाल समझ में आई और मैं रोते हुए बच्चे की तरफ बढ़ा, वो वहाँ मौजूद सब लोगों को जुल देकर गायब हो चुकी थी। वो यूँ महसूस हुआ, फिर आपको इसके आगे पीछे के बारे में तो कुछ इल्म ना हुआ ना? एक अजनबी नामालूम औरत बच्चा लावारिस छोड़कर गायब हो गई। आप इसके बारे में तो नहीं कह सकते ना कि वो कौन थी और खारी का बैकग्राउंड क्या है? नामालूम औरत नहीं, बल्कि एक नामवर औरत थी, इसलिए मैं वसूल से खारी के पस मंज़र को जानने का दावा कर सकता हूँ। चौधरी साहब ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। नामवर औरत? किस्सा सुनने के शायक के लिए ये एक इंतहाई दिलचस्प मोड़ था। कौन थी वो नामवर औरत? इसने सवाल किया। चौधरी साहब उठकर कमरे के मगरबी दीवार के दरीचे के करीब जा खड़े हुए। इस दीवार पर नामवर मुसव्विरों की पेंटिंग्स की नकूल सजी थी। कुछ देर दरीचे से बाहर झांकने के बाद चौधरी साहब साद की तरफ मुड़े और एक किस्सा सुनाना शुरू किया। किस्सा सुनने के शायक के इर्द गिर्द जैसे सब कुछ जामिद और बेआवाज़ हो चुका था।
जो सुनाई दे रहा था और दिखाई दे रहा था वो एक बड़ा और तल्ख सच था। इसकी समाअत और बिसारत दोनों ही जवाब देने लगी थी। पिता अब हिजरा न दारम जान न लेसू कैसे लगाए छत्तियाँ। चौधरी साहब ने बात ख़त्म करने के बाद अपने सामने की हालत से बेखबरी में कमरे के मशरक़ी कोने का रुख किया और लकड़ी के दीवार की शेल्फ में सजे ग्रामोफोन का बटन दबा दिया। अयाज कवाल की आवाज़ में अमीर खुसरो कवाली की मुतरम्मन आवाज़ चासू फैल रही थी। महानूर बलाई मंजिल से आने वाली आवाज़ पर कान लगाए कि गाने वाले की आवाज़ और मौसीकी की लय लाजवाब थी। वो मशहूर से अंदाज में आगे बढ़ी और खिड़की के करीब खड़ी हो गई। खिड़की के करीब खड़े होने पर आवाज़ ज़्यादा नुमायाँ और साफ सुनाई देने लगी। इसने मुस्कुराकर बालाई मंजिल की तरफ सर उठाकर देखा। ये आवाज़ इस हिस्से में सुनाई दे रही थी जहाँ साद का क़याम था। कितना बाज़ौक़ और मुहज़्ज़ब शख्स है ये और मेरे दिल के कितने करीब है। इसने मुस्कुराते हुए सोचा, कल से ये मुझसे नाराज़ है और मेरा दिल चाहता है जाऊं और इसे मनाऊं, मगर झिझक मेरे कदम रोक देती है। चलो अभी जाती हूँ और मनाती हूँ। इसने पैरों में चप्पल पहनी और सोफे की पुश्त पर रखा दुपट्टा उठाकर ओढ़ा। कमरे से बाहर निकलकर तवील राहदारी से गुजरने के बाद जब वो बालाई मंजिल की तरफ जाते जीने के करीब पहुंची तो इसने देखा सफ़ेद सूट में ट्राउज़र और नीली पोलो शर्ट में मलबूस साथ तेज़ी से इमारत के ऐन सामने खड़ी अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर अपना सामान फेंकने के अंदाज में रख रहा था। ये सामान क्यों रख रहा है? वो आगे बढ़ी। साद ने पाँव में 2 पट्टी की चप्पल पहन रखी थी जो वो घर में पहनता था। मानू ने मुंतज़िर नज़रों से देखा वो अंदर आएगा और इस रास्ते में खड़ा देख कर रुकेगा, लेकिन इसकी मुंतज़िर नज़रें मुंतज़िर ही नहीं, इसके देखते ही देखते साद गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके तेज़ी से इसे मोड़कर बाहर जाने वाले रास्ते पर ले गया। मानो परेशानी और उजरत में भागकर बाहर निकली थी। पल के पल में साद की गाड़ी तवील रविश पर नज़रों से दूर होती गायब हो गई थी। मानो ने परेशान और हैरान कुन नज़रों से इधर उधर देखा। इसे ऐसा कोई नज़र नहीं आया जो इसे बता सकता कि साद इतनी उजलत इस वक्त क्यों और कहाँ गया था। वो अपनी जगह पर साकित खड़ी अभी भी हैरत से इस रास्ते को देख रही थी जिस पर से साद गाड़ी निकाल कर गया था। बालाई मंजिल पर ग्रामोफोन अभी भी रिकॉर्ड बजा रहा था। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। फिजा में यकायक गर्द आलूद हवा चलने लगी थी। यहाँ वहाँ कागज़, सूखे पत्ते और बिखरी चीज़ें उड़ने लगी थी। गर्द आलूद हवा रफ्ता रफ्ता तेज़ हो रही थी और दीवार से सट पटकने लगी थी। बालाई मंजिल से आती आवाज़ में जैसे अचानक गिरिया करने लगी थी। जो चश्मे जोन में पे ज़रा हैरान हमेशा गिरिया पे इश्क आमद। महानूर हैरत ज़दा नज़रों से गर्द आलूद आसमान और बगले उठाती आंधी को चलते देख रही थी। 1 2 3 4 5 के बाद रुक कर दोबारा से गिनती शुरू कर देती थी। इसे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि इसने कितनी बार साद के नंबर पर कॉल की थी और कितनी बार जवाब में इसे आपका मतलूबा नंबर फ़िलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कॉल कीजिएगा पैगाम मौसूल हुआ था। इसका दिल ना जाने क्यों कुछ अनहोनी हो जाने के खदशे के खौफ से लरज़ रहा था। बाहर गर्द आरूद हवाई आंधी अपने पूरे जोर पर चलते हुए चीज़ों को इधर से उधर उड़ाए फिर रही थी। मानूर ने कभी आंधी में उठते बनते बगुलों को अपनी आंखों से नहीं देखा था, मगर साद की गाड़ी के पीछे बेइरादा भागते हुए आंखों में पड़ती धूल और रेत की चुभन की परवाह ना करते हुए वो जिस वक्त गेट की तरफ जा रही थी, इसने फार्म हाउस के खुले हिस्से में आंधी में उठते बगुले देखे थे। इसने पल भर को आंखों में ज़रा बराबर कंकरियों की तरह चुभती रेत को आंखों से मलकर बाहर निकालने की खातिर इन्हें बारी बारी शहादत की उंगली से रगड़ा था। इस असरा में साद की गाड़ी तेज़ी से गेट से बाहर निकल गई थी। आंखों में चुभन मसले जाने से और भी ज़्यादा हो गई थी। इसने वहशतज़द अंदाज में पीछे मुड़कर देखा। तेज़ आंधी के नाचते बगुले जैसे हाँ करते इसको डराने की कोशिश करने लगे थे। बाजी अंदर चलो अंदर। गेट पर खड़े 2-3 लोगों में से एक ने बाजू ज़ोर से हिलाते हुए इसे इशारा किया।
اور بلند آواز میں اسے اندر جانے کی ہدایت دینے لگے۔ اندر کہاں جاؤں؟ اس نے غائب دماغی کی کیفیت میں خود سے سوال کیا تھا۔ تیز اور گرد آلود ہوا اس کے منہ پر تماچے رسید کر رہی تھی۔ اس کے پاؤں گرد آلود ہوا کے زد میں آ کر مٹی مٹی ہو رہے تھے۔ اندر تو صف اندھیرا ہے، ایسا اندھیرا جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ وہ بڑبڑائی، آئے ہائے ماہنور بی بی، آپ نے خود کو مٹی مٹی کر لیا ہے۔ اندرونی عمارت کا دروازہ کھول کر ایک عورت سرپٹ دوڑتی اس کی طرف آئی۔ ماہنور کو وہ عورت آندھی کے بگولے سے نکل کر کوئی چڑیل لگ رہی تھی۔ تیز گرد آلود اس کے بال اڑ کر بکھرے ہوئے تھے، جس کی آنکھیں باہر کو اگلی ہوئی تھی اور زبان باہر کو نکلی لپ لپ لال رہی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے کو ہٹی، مگر اس چڑیل نما عورت نے اسے آن دبوچا اور اسے اپنے ساتھ لگائے اندر کی طرف گھسیٹنے لگی۔ ماہنور کا دل خود کو اس کی گرفت سے چھڑا کر فارم ہاؤس سے باہر جانے کو چاہ رہا تھا۔ فارم ہاؤس میں کام کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ جو جواز تھا وہ تو گاڑی کو اڑا قالین بنائے چشم زور میں آنکھ سے اوجھل ہو گیا تھا۔ بے یقینی، صدمے اور ناقابل تردید حقیقت نے اس پر سکتہ طاری کر دیا۔ وہ اس عورت کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ اندرونی عمارت کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی گئی تھیں۔ آندھی کے تھپیڑوں پر کھڑکیاں اور دروازے لرزتے اور پھر ساکت ہو جاتے۔ اس عورت نے ماہنور کے نیم بے ہوش وجود کو لٹایا۔ فارم ہاؤس کی دیگر خواتین ملازمین اس کے ارد گرد جمع ہو گئیں اور اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگیں۔ اس کے جوتے اتار کر پاؤں کے تلوے سہلانے لگیں اور وہ کوئی دائیں بائیں شکست خوردہ سپاہی کی طرح لٹکے بازو اوپر رکھ کے ان کو دبانے لگی۔ اس کے منہ میں خوشبو میں بسا شربت ٹپکایا جا رہا تھا۔ اس کی حسیات ایک ایک جنبش کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کی بند آنکھوں میں مندی اس کی پلکیں ہلکے سے ارتعاش میں تھیں۔ واہ ولا پھر کیا؟ ماہنور، آندھی کا بگولا ماہنور کے اوپر پھر گیا۔ ان خواتین میں سے کوئی کہہ رہی تھی، آندھیوں میں جنات چھپ کر اٹھتے ہیں، جیسے ہی کسی اکیلے بندے کو دیکھتے ہیں اس پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ چلو یہاں سے بھاگو۔ سب کیا گھیرے ڈال کر بیٹھ گئی ہو؟ بی بی کے ارد گرد کچھ نہیں ہوا ماہنور بی بی کو، بس طوفان بڑا تیز تھا جس میں یہ باہر نکل گئی۔ منہ اور آنکھوں میں مٹی اور ریت پڑ جانے سے یہ حال ہوا ہے۔ ماسی جنتے نے ماہنور کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھا کر کے بٹھاتے ہوئے کہا، جاؤ پروین، باورچی خانے والے بڑے فریزر سے جوس کے ٹن نکال کر لاؤ، اور خبردار جو کسی نے ادھر ادھر رولا ڈالا کہ ماہنور باجی بے ہوش ہو گئی، چودھری صاحب اور چودرانی کے کان میں پڑ گئی تو تم سب کی خیر نہیں۔ اس نے ان سب کو خبردار بھی کر دیا۔ اٹھو ماہنور بی بی، اٹھ کر نہاؤ دھو اور کپڑے بدلو، مٹی گٹا اتر جائے گا تو آپ کو ہوش آئے گا۔ سب عورتوں کے وہاں سے چلے جانے کے بعد جنت نے ماہنور کو ہوشیار کرنے کی صحیح کرتے ہوئے کہا۔ ماہنور نے آنکھیں کھولیں اور خالی خالی نظر سے اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ سامان سے بھرا فارم ہاؤس، اس کے سجے بنے در و دیوار ایک دم خالی اور ٹھنڈر نظر آنے لگے تھے، سائیں سائیں کرتے، خاموش اور ویران۔ یہ فون باہر پھینک آئی تھی ماہنور باجی۔ اس راہداری ابدی سناٹے میں اٹھتی پہلے آدم کی آواز پر اس نے چونک کر آواز کی سمت کی طرف دیکھا اور جھپٹ کر ماسی جنتے کے پکڑنے سے پہلے ہی سیل فون اس شخص سے لے لیا۔ کچھ دیر پہلے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جنت سے براہ راست بے آباد، بے آب و گیاہ، چٹیل اور خاردار زمین پر پھینک دی گئی ہو۔ لیکن اس سیل فون کے ہاتھ میں آتے ہی جیسے اس کو رہا کر دیا گیا، زمین سے اپنا تعلق یاد آ گیا، اور پہلی چیز جو اس کے ذہن کے سلیٹ پر ابھری وہ 7 کا سیل نمبر تھا۔ اس سیل نمبر کا ایک ایک عدد اسے درست ترتیب کے ساتھ یاد تھا۔ اس کا ٹیکسٹ میں سے نمبر نکالنے کے بجائے اپنے حافظے میں محفوظ اعداد کو دبایا اور بے تابی سے کان سے نکال لیا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 5 کے بعد رک کر دوبارہ سے گنتی شروع کر رہی تھی۔ یوں اس نے کتنی بار جنونیوں کی طرح وہ نمبر ملایا تھا۔ ماسی جنت منہ پر دوپٹہ رکھے حیرت سے اس کی مجنونانہ کاوشوں کو ایک ایک ٹک تکے جا رہی تھی۔ سکی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ طوفان کے باعث متاثر ہوئی برقی روح بحال ہونے پر بالائی منزل کے گرامو فون پر ایاز قوال پھر سے دہائی دینے لگا تھا۔ اس نے وحشت زدہ نظروں سے چھت کی طرف دیکھا اور بھاگتے قدموں سے اس حال نما کمرے کے آخری کونے سے اوپر جاتی سیڑھیاں چڑھ کر بالائی منزل پر چلی آئی۔ یہ بالائی منزل کا مردانہ مہمان خانہ تھا۔ سامنے ایک گیسٹ بیڈ کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے اندر چلی آئی۔ کمرے کے اندر پر
بیڈ پر بچھی چادر پر شکنیں یوں پڑی تھی جیسے کوئی ابھی ابھی اٹھ کر وہاں سے گیا ہو۔ کمرے کی کھڑکی پر لٹکے پردے سائڈوں پر لپٹے ہوئے تھے۔ کمرے کے ملحقہ ڈریسنگ اور باتھ روم کے دروازے پر رکھے باتھ روم سلیپر کے روئیں یوں مسلے ہوئے اور بے ترتیب تھے جیسے ہلکے نم ہوں۔ مانو نے بے اختیار ڈریسنگ روم کا دروازہ ہینڈل گھما کر پیچھے کو دھکیلا۔ مردانہ پرفیوم، شیونگ کریم، آفٹر شیو لوشن، باتھ سوپ اور شیمپو کے باتھ روم میں بند خوشبو دروازہ کھلنے پر آئی۔ ڈریسنگ روم کی دیوار پر کھڑکی کے منقش فریم میں جڑے شیشے کے شیلف کی پرفیوم کی 2 شیشیاں اور ایک مردانہ رول آن رکھا تھا۔ شیشے کے قریب رکھی کرسی پر ہلکا نم باتھ روب رکھا تھا۔ مانو نے بے اختیار آگے بڑھ کر باتھ روب کو ہاتھ کی مٹھی میں پکڑ کر نرمی سے مسلا۔ ایک مانوس سا احساس اس کے اندر جاگا جس سے گھبرا کر وہ تیزی سے پلٹ کر کمرے کی طرف آئی۔ وہ خالی تھا اور اپنے مکین کے وہاں موجود نہ ہونے کا پیغام دے رہا تھا۔ سکی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ ایاز قوال کی آواز ایک بار بھی اس کے کان سے ٹکرائے۔ وہ تیزی سے خود کو اس بیڈ روم سے نکال کے اس کے ساتھ والے سٹنگ روم میں لے آئی۔ گراموفون ریکارڈ کی سوئیاں آہستہ آہستہ اپنی سطح سے جڑے کالے ریکارڈ پر گھوم رہی تھی۔ سٹنگ روم کے بڑے صوفے پر کسی کے بیٹھنے سے بڑا دباؤ ابھی بھی موجود تھا۔ سامنے رکھی میز پر سافٹ ڈرنک کا ٹن الٹا پڑا تھا اور اس میں بھورا مائل سیاہ سیال میز کی سطح پر ایک لکیر کی شکل میں بہہ رہا تھا جو چشم زون جو ذرا حیران ہمیشہ گریاں پہ عشق آمد۔ گراموفون سے قوال کی آواز ابھر رہی تھی اور ماہنور کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آنسو کیوں بھل بھل اس کی آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے۔